गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि ये आपकी वार्षिक परीक्षा चल रही है। तो इसी क्रम में इस चैनल के माध्यम से आपको जो सैम्पल पेपर हैं उसके पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले आ चुके हैं। आज ये पार्ट 3 है। इसमें स्पेशली हम व्याकरण और क्षितिज और कृतिका के प्रश्न उत्तर पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप चाहें तो ये जो अपठित बोध के जो पैसेज हैं इनको पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ी देर पॉज करके यहाँ पे रखती हूँ, ठीक है। आप इनको चाहें तो पढ़ सकते हैं, और आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, वैसे तो आप इजीली इनके आंसर दे देंगे। अगर किसी एमसीक्यू या ऐसे किसी में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि ये आंसर सही है या ऐसा कुछ, ठीक है। ये आपका गद्य था, ये गद्य पैसेज है, और ये पद्य पैसेज है। पद्य में भी यहाँ पर 5 क्वेश्चन हैं, 3 एमसीक्यू है और 2 लिखने वाले क्वेश्चन। और लिखने वाले क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ किस प्रकार करने हैं, ठीक है। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, सीधे डायरेक्ट व्याकरण के क्वेश्चंस पे आते हैं, क्योंकि 16 मार्क्स की आपकी ग्रामर है, जिसमें से 20 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन आपको पता है हर सेक्शन में हमको एक एक क्वेश्चन की चॉइस है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है आपका उपसर्ग प्रत्यय और उपसर्ग और प्रत्यय से है, ठीक है। तो प्रत्युपकार में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए। ये प्रश्न है, प्रत्युपकार में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए, ठीक है। तो ध्यान देंगे, प्रति उपसर्ग है, प्रति क्या है? उपसर्ग है, और मूल शब्द क्या है? उपकार। मूल शब्द क्या है? उपकार। तो प्रति उपसर्ग और उपकार मूल शब्द है। पहले प्रश्न का उत्तर ये है। दूसरा प्रश्न है, सु उपसर्ग लगाकर 2 शब्द लिखिए। सु उपसर्ग लगाकर 2 शब्द लिखिए, ठीक है। तो सु से क्या हो सकता है भाई? सु बुद्धि, सुबुद्धि, सुपुत्र, सुवचन। सु माने अच्छा होता है ना, तो सु उपसर्ग लगा के आप इस प्रकार शब्द बना सकते हैं। सुवचन, सुबुद्धि, सुपुत्र, ये मूल शब्द है, ठीक है, और ये उपसर्ग है। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया। अगला प्रश्न है, राजनैतिक में मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। यहाँ पर मूल शब्द और प्रत्यय अलग करना है। तो राजनैतिक में मूल शब्द क्या है और प्रत्यय क्या है? देखिए, राजनीति लिखना भी आना चाहिए आपको। आप वीडियो पॉज करके खुद से भी आंसर देंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको कितना आ रहा है, ठीक है। राजनीति मूल शब्द है और प्रत्यय क्या है? एक। एक प्रत्यय है। राजनीति मूल शब्द है और एक प्रत्यय है, ठीक है। वीडियो पॉज करके पहले खुद से आंसर लगाएंगे, उसके बाद मेरे आंसर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर ग का आंसर। घ क्वेश्चन है, अवना प्रत्यय लगाकर 2 शब्द बनाइए। वीडियो पॉज कीजिए, आंसर खुद से भी दीजिए, कॉपी और पेन पकड़ के बैठिए, तभी आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो अवना से क्या हो सकता है? पहला शब्द है बिछौना, बिछौना, ठीक है, ये बनता है बिछ प्लस अवना से। दूसरा है खिलौना, खिलौना बोलते हैं ना, खिलौना, और ये बनता है खेल प्लस अवना से। याद रखेंगे, खिल से नहीं बनता है, ये किससे बनता है? खेल प्लस अवना से। तो 2 शब्द हो गए हमारे अवना प्रत्यय से। प्रत्यय किसे कहते हैं? वह शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में लगता है, और उपसर्ग वह शब्दांश जो किसी मूल शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, ठीक है। उपकारी शब्द से उपसर्ग और प्रत्यय दोनों अलग करके लिखने हैं। शब्द क्या है? उपकारी, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, उप उपसर्ग है, उप क्या है? उपसर्ग है, कार मूल शब्द है, और ई प्रत्यय है। ये किसका आंसर था? उपकारी का। तो उप उपसर्ग है, कार मूल शब्द है, और ई प्रत्यय है। इसको आप वहाँ पर परीक्षा में डिफाइन भी करेंगे। उप उपसर्ग है, इस प्रकार से लिखेंगे। जितना क्लियर आपका आंसर का एक्सप्लेनेशन होगा, जितना आंसर का राइटिंग बहुत अच्छा होगा, उतनी जल्दी आपको मार्क्स मिलते हैं, उतना आपके मार्क्स नहीं कटने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो हमारा हो गया उपसर्ग प्रत्यय से संबंधित प्रश्न। अब आता है अगला समास से संबंधित समास। तो आप मुझे बताएंगे 20 में से आपके कितने मार्क्स आए, आपने 20 में से कितने सही करे, कितने गलत थे। तो भाई और बहन का समस्त पद बनाकर समास का नाम लिखिए। समस्त पद का मतलब होता है हमने इसमें समासिक प्रक्रिया करनी है। तो भाई और बहन, इसको हम भाई बहन को अगर हम शॉर्ट में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? भाई डैश बहन। तो हमने बात की है समास की, और समास 6 प्रकार के होते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। तो आपको बताया था कि जहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग और या की जगह हो तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। तो लिखना भी आपको आना चाहिए, कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा प्रश्न था भाई और बहन, तो हमने कहा भाई डैश बहन, और इसको कैसे लिखते हैं? द्वंद्व
समास। ठीक है, इसमें कौन सा समास है? इसमें द्वंद्व समास है। पूरा करेंगे आंसर जिस प्रकार से पूछा गया है। अगला है प्रतिपल का समास विग्रह कीजिए और समास का नाम बताइए। प्रतिपल का आपको समास विग्रह करना, देखो समस्त पद मतलब होता है समास को बनाना, और समास विग्रह मतलब होता है ये, जैसे भाई और बहन एक समासिक विग्रह है, तो हमें उसी प्रकार किसका करना है? प्रतिपल का करना है। तो प्रतिपल का जो विग्रह होता है या तो होगा पल पल या होगा हर पल। लेकिन ध्यान देंगे यहाँ पर ये योजक चिन्ह पल और पल ऐसा नहीं है, ये है ना पल पल, दिनों दिन, दिन दिन, रात रात, रातों रात, इस प्रकार वाला है, तो ये इसका आप योजक चिन्ह ना समझें। ठीक है, तो पल पल और हर पल, आप चाहें तो प्रतिपल का विग्रह एक ही मान लें, हर पल। ठीक है, पल पल भी होता है, तो हर पल प्रतिपल। अब मैंने आपको कहा था एक ऐसा समास होता है जिसमें क्या होता है? प्रथम पद अव्यय होता है या उपसर्ग होता है। वो कौन सा समास होता है? वो होता है अव्ययी भाव समास। तो प्रतिपल का विग्रह हो गया हर पल, और समास कौन सा है? अव्ययी भाव। लिखना भी आना चाहिए, लिखने के मार्क्स कट जाएंगे नहीं तो। अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है दोपहर का समास विग्रह कीजिए और समास का नाम बताइए। तो दोपहर का समास विग्रह करना है तो दोपहर का विग्रह होता है दो पहरों का समूह। दो पहरों का समूह, और दो पहर यानी कि फर्स्ट जो इसमें प्रथम पद है वो दो है, और जिसमें प्रथम पद संख्यावाची होता है वो कौन सा समास होता है? वो होता है द्विगु समास। ठीक है, लिखना भी आना चाहिए। तो दोपहर का समास विग्रह हो गया दो पहरों का समूह, और इसका समास कौन सा हो गया? द्विगु समास। अब अगला प्रश्न है ग्रामगत का समास विग्रह कीजिए और समास का नाम बताइए। ग्रामगत का समास विग्रह क्या होगा? ग्राम को गत या ग्राम को गया हुआ। ठीक है, ग्राम को गत भी आप लिख सकते हो, या ग्राम को गया हुआ। तो समास इसमें कौन सा है? क्योंकि देखो कारक चिन्हों का प्रयोग है, और कारक चिन्हों का प्रयोग किसमें होता है? तत्पुरुष समास में होता है। तत्पुरुष समास में होता है। ठीक है, अगर इसको और डिटेल में कहें तो कर्म तत्पुरुष है, क्योंकि को का प्रयोग हो रहा है ना, कर्ता ने कर्म को, कर्म तत्पुरुष समास है, ध्यान देंगे इस बात का। अगला है दशानन में समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। बहुत ही इजी सा प्रश्न है। तो दशानन का समास विग्रह क्या होता है? 10 हैं आनन जिसके, 10 हैं आनन जिसके, अर्थात, देखो अर्थात जहाँ पर आता है, अर्थात रावण, अर्थात पूरा लिखेंगे, अर्थात रावण। अब समास कौन सा है? बहुब्रीहि समास है। समास कौन सा है दशानन में? बहुब्रीहि, और लिखना भी आना चाहिए। कई बार मैं बता चुकी हूँ कि लिखने में मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि 1 नंबर का ही प्रश्न है। तो बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास किसमें? दशानन में। अब अगले जो प्रश्न है वो है वाक्य के भेद के अनुसार यदि वह चला गया तो मैं चला जाऊंगा, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। यदि वह चला गया यानी कि एक क्रिया दूसरे पर निर्भर है, तो ऐसा किसमें होता है? ये है संकेतवाचक वाक्य। ये कौन सा वाक्य है? ये है संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग, और इसी प्रकार पहले खुद से सॉल्व करेंगे, फिर अपने आंसर मैच करेंगे, क्योंकि परीक्षा जल्दी है, तो आप ये ना सोचें कि हमें सब आता है। अगला है वह जूते खरीदने के लिए बाजार नहीं गया, इसको विधानवाचक में बदलना है। वह जूते खरीदने, अभी ये निषेधवाचक में है ना, इसको हमको विधानवाचक में बदलना, तो क्या होगा? वह जूते खरीदने के लिए बाजार गया है। नहीं को हटा के क्या हो गया? बाजार गया है। विधान मतलब सूचना, किसी कार्य के होने की सूचना मिलती है तो उसे विधानवाचक कहते हैं। वह जूते खरीदने के लिए बाजार गया है। ठीक है, अगला है वह कितना मनमोहक दृश्य है, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइए। वही इसमें तो हमको एक साइन मिल गया पहचानने के लिए, यहाँ पर संबोधन चिन्ह या विस्मयवाचक चिन्ह है, तो ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं? ये कौन सा वाक्य है? विस्मयवाचक वाक्य है। ये कौन सा वाक्य है? विस्मयवाचक वाक्य है। अगला प्रश्न है क्या तुम यह कार्य नहीं कर सकते हो, इसको आज्ञावाचक में बदलना है। अभी तो ये किस वाक्य में बताइए? अभी ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इसको आज्ञावाचक बदलना है, तो उसका क्या होगा? तुम यह कार्य करो, तुम यह कार्य करो। ठीक है, ये क्या हो गया? आज्ञावाचक हो गया। तुम यह कार्य करो आज्ञावाचक में तब्दील हो गया। अगला प्रश्न है विस्मयवाचक वाक्य किसे कहते हैं? तो कई बार बोला है मैंने, इसका एक नाम और है, मैंने आपसे बोला है, वो क्या है? उद्गारवाचक वाक्य। ठीक है, ये तो एक अन्य नाम हो गया, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है परिभाषा। यहाँ पर क्या पूछा गया है? परिभाषा पूछी गई है। तो परिभाषा आप लिख सकते हैं कि जिस वाक्य में आश्चर्य, शोक, हर्ष इत्यादि भावों का, या जिस वाक्य में भावों का बोध हो,
ठीक है, उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। एक एग्जाम्पल लिख दे। जब भी आप किसी परिभाषा को परिभाषित करते हो, जब भी किसी शब्द को परिभाषित करते हो तो उदाहरण जरूर लिखें, भले ही उसमें पूछा हो नहीं पूछा हो। आपके उदाहरण से क्या होता है ना, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो आप एक डेफिनेशन लिखेंगे या छोटा सा एग्जाम्पल लिख देंगे, जैसे ऊपर दिया है वो नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट लिखेंगे। क्वेश्चन पेपर में आई हुई चीज़ों का यूज़ आप एग्जाम्पल में नहीं करोगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अगला है अलंकारों से। अब मैं ऐसा क्यों कह रही थी आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन पेपर में जो चीज़ आई है उसको रिपीट आप अपने आंसर में नहीं लिखोगे, ठीक है। पहचान रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन उसका यूज़ आप अपने आंसर में नहीं करोगे। अभी मैं बताऊंगी आपको कैसे। अब देखो, अलंकार से संबंधित यहाँ पे प्रश्न है। रसवती रचना करके कही, कथित की कथ नहीं गुणावली। अगर आप ध्यान देंगे, रसवती रचना, र करके कही, कथित क, तो कौन सा अनुप्रास है? देखो, वर्ण की आवृत्ति हो रही है। वर्ण की आवृत्ति किस में होती है? अनुप्रास में होती है। तो कौन सा अलंकार है ये? अनुप्रास अलंकार है। लिखना भी आना चाहिए। रसवती रचना करके कही, कथित की कथ नहीं गुणावली। इस वाक्य में निहित अलंकार क्या है? अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है, यमक अलंकार का उदाहरण दीजिए। ठीक है, देखो अब यहाँ पर दिया है 3 बेर खाती थी और 3 बेर खाती है। ये सब जानते हैं कि यमक अलंकार का उदाहरण है, और यहाँ भी ये पूछा है। तो आप यहाँ पर कम से कम हर अलंकार के ना 2 उदाहरण आपको याद होने चाहिए। यमक अलंकार का आप ये उदाहरण लिख सकते हो। जग पड़ा, चाहो तो लिख लो आप। जग पड़ा देखो खगों का कुल महान। जग पड़ा देखो, जग पड़ा देखो खगों का, खग माने होता है पक्षी, खगों का कुल महान। जग पड़ा देखो खगों का कुल महान, छिड़ गया जग में सम्मिलित मधुर गान। एक जग का मतलब है जगना और एक जग का मतलब है संसार, ठीक है। तो जग पड़ा देखो खगों का कुल महान, छिड़ गया जग में सम्मिलित, सम्मिलित लिखना दिखा देती हूँ। सम्मिलित कैसे लिखते हैं? सम्मिलित मधुर गान, ठीक है। ये आपका उदाहरण हो गया किसका? यमक अलंकार का उदाहरण। और भी है, क्या है? कनक कनक ते सौगुनी, वो वाला लिख सकते हो आप। 3 बेर खाती, तो यहाँ आ गया, तो इसको आप नहीं लिखोगे, है ना। अगला प्रश्न है, चरण धरत चिंता करत चितवतु चहु और, सुबरन को खोजत फिरत कवि बिचारी चोर। ये तो बहुत रिपीटेड है, क्योंकि सुबरन के 3 मीनिंग है यहाँ पर। और जब एक शब्द में कई सारे अर्थ चिपके हों, क्योंकि चिपकना होता है श्लेष का अर्थ, तो चिपके हों तो कौन सा अलंकार है यहाँ पर? श्लेष अलंकार है। क्वेश्चन नंबर ग में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। अगला प्रश्न है, तरनी तनुजा तट तमाल तरोवर बहुछाई। ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, क्योंकि त वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो कौन सा अलंकार है यहाँ पर? अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। लिखना आना चाहिए सही से, ठीक है। अगला प्रश्न है, 3 बेर खाती थी और 3 बेर खाती। अभी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, यमक अलंकार है यहाँ पर, क्योंकि बेर मतलब बार और बेर मतलब फल, तो 2 मीनिंग है। तो यह यमक अलंकार है। अब पहुँचते हैं थोड़ा सा हम ये सीन पैसेज में, है ना। कई बार बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, इसका डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। टोपी 8 आने मिल जाती थी, यानी कि प्रेमचंद के फटे जूते से चैप्टर है ये। आपने चैप्टर पढ़ा है बहुत अच्छे से, एनसीईआरटी। डायरेक्ट हम क्वेश्चन में आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पहला प्रश्न है, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, इस कथन का क्या आशय है? उपयुक्त विकल्प छांटना है, ठीक है। सम्मान और ताकत एक समान है? बिल्कुल नहीं भाई। अगर ऐसा होता तो समाज में ऐसी असमानताएं नहीं फैल रही होती। कहते हैं ना कि हुनर झाँक रहा सड़कों पर और जुगाड़ जो है नोट छाप रहा, इस प्रकार से कई बार मैं उक्ति कहती हूँ। तो सम्मान और ताकत एक समान बिल्कुल नहीं है, ठीक है। दूसरा है, ताकत सदैव सम्मान पर भारी होती है, जूता महंगा होता है, टोपी सस्ती होती है। हमको इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बताना है कि जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, इसका मतलब क्या है? इसमें इसका मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर 2। तो यानी कि इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है कि केवल 2 सही, यही हमारा आंसर है कि क्या है? ताकत सदैव सम्मान पर भारी होती है, इस पैसेज के अकॉर्डिंग, इस पैसेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद न जाने क्या क्या कहलाते थे, लेखक क्या स्पष्ट करना चाहता है? लेखक क्या स्पष्ट करना चाहता है? प्रेमचंद को अनेक नामों से जाना जाता था। प्रेमचंद को लोकप्रिय होने का शौक था? बिल्कुल नहीं था भाई, बिल्कुल शौक नहीं था उनको। प्रेमचंद की यथार्थ स्थिति उनकी लोकप्रियता के विपरीत थी। प्रेमचंद की ताकत यथार्थ स्थिति को दर्शाती है। तो प्रेमचंद की यथार्थ, पहले तो आप यथार्थ का मतलब समझिए। यथार्थ का मतलब होता है वास्तविकता, वास्तविकता। तो प्रेमचंद की जो वास्तविकता स्थिति उनकी लोकप्रियता के बिल्कुल विपरीत थी, है ना। वो लोकप्रिय तो इतने थे कि उपन्यास सम्राट, कहानी के सम्राट, है ना, नाटक भी उन्होंने लिखे और सबको प्रेरित करते थे। इतने प्रसिद्ध उपन्यासकार, साहित्यकार थे, लेकिन जो उनकी स्थिति थी वो उसके बिल्कुल विपरीत थी। यही हमारा आंसर है कि जो उनकी यथार्थ स्थिति थी वो उनकी लोकप्रियता के विपरीत थी। ये कहना चाहते थे लेखक कि जने क्या क्या कहलाते हैं मेरे साहित्यिक पुरखे, और स्थिति उनकी कुछ ऐसी है। अगला प्रश्न है, टोपी व जूता का प्रतीक है, यानी कि टोपी किसका प्रतीक है और जूता किसका प्रतीक है? ऑप्शन देख लो, सस्ता महंगा, ये तो है ही नहीं।
बल, सरलता, चतुराई, योग्यता, सम्मान, ताकत। देखो सम्मान ताकत, टोपी है सम्मान का, जूता है ताकत का प्रतीक, तो आंसर ये हो गया। अगला प्रश्न है लेखक को कौन सी बात चुभ रही है। चारों ऑप्शन देखेंगे। प्रेमचंद की सरलता और चतुराई, ये चुभ रही है, ये चुभने वाली बात नहीं है। प्रेमचंद की खराब आर्थिक स्थिति की यथार्थता, प्रेमचंद के पास कई प्रकार की सुविधाएं होना, प्रेमचंद की लोकप्रियता व शीर्षता। पहले आप खुद समझो, कोई मनुष्य सरल और चतुरा दोनों हो सकता है? नहीं हो सकता भाई। कोई सरल भी हो चतुराई भी है? नहीं ना, तो ये तो ऑप्शन ही गलत है। प्रेमचंद के पास कई प्रकार की सुविधाएं थी, आपने चैप्टर पढ़ा है, उनके पास कोई प्रकार की सुविधाएं नहीं थी। और तीसरा ऑप्शन क्या है, प्रेमचंद की खराब आर्थिक स्थिति की यथार्थता और प्रेमचंद की लोकप्रियता और शीर्षता। उनको भाई किसी मित्र को अपनी मित्र की लोकप्रियता क्यों चुभेगी, तो उनको क्या चुभ रहा था, प्रेमचंद की खराब आर्थिक स्थिति की यथार्थता। ठीक है, एलिमिनेट करना है ऐसे ऑप्शन में। अब देखो कथन और कारण है, जहाँ पर बच्चे हमेशा गलती करते हैं, तो ध्यान देंगे। प्रश्न है कि जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, यह विडंबना मुझे आज भी चुभ रही है। यानी कि कथन तो है कि जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, ये बात तो उन्होंने कही थी वहाँ पर कि हाँ जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, तो यह विडंबना मुझे आज भी चुभ रही है। नहीं, उनको विडंबना कौन सी चुभ रही थी कि प्रेमचंद की जो स्थिति है, वास्तविक स्थिति, यथार्थ स्थिति है, वो उनके प्रसिद्धि से बिल्कुल विपरीत है, ये बात उनको चुभ रही थी। तो कथन तो सही है लेकिन कारण सही व्याख्या उसकी नहीं करता, है ना। तो कारण भी सही है, कथन भी सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। उनको विडंबना तो होती है लेकिन इस बात की नहीं होती है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ है ना, ये देखो ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, तो ये इसका आंसर है। अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर में। अगर जो ईजी होंगे उसको छोड़ देंगे, बाकी का डिस्कस करेंगे। प्रश्न है पाठ सांवले सपनों की याद के आधार पर बताइए कि सालिम अली की दृष्टि में पक्षी एवं प्रकृति को मनुष्य की दृष्टि से क्यों नहीं देखना चाहिए। ये तो एनसीईआरटी का प्रश्न है ना। मनुष्य की भूल क्यों हुई, तो एनसीईआरटी का प्रश्न है कि सालिम अली की दृष्टि में पक्षी एवं प्रकृति को मनुष्य की दृष्टि से देखना मनुष्य की भूल इसलिए है क्योंकि वह पक्षी जगत की संवेदनाओं और प्रकृति के सौंदर्य को भावना के स्तर पर नहीं देख पाता, है ना। आप खुद सोचो, हम कितना प्रकृति के नज़दीक है, हम बिल्कुल नहीं है, हम तो शोरगुल में व्यस्त हैं। वह स्वार्थवश अपने हित और लाभ के सीमित परिवेश में पकड़ा रहता है, इसलिए वह ना तो पक्षियों से प्रेम कर पाता है और ना ही प्रकृति के सौंदर्य का अनुभव करके रोमांचित हो पाता है। इसलिए कभी भी मनुष्य की दृष्टि से प्रकृति को देखना नहीं चाहिए। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है मेरे बचपन के दिन पाठ में लेखिका ने छात्रावास के जिस बहुभाषी परिवेश की चर्चा की है उसके बारे में बताइए। वहाँ पर कहते ना कि वहाँ जैबुनिसा थी, वहाँ पर मराठी, हिंदी, उर्दू सबकी आपस में लोग, कोई वाद विवाद नहीं होता था, सब एक ही, मतलब वहाँ पे सांप्रदायिकता नहीं थी किसी भी प्रकार की। ये हमने उनके मैथ्स में हमने पढ़ा था, चैप्टर से ही क्वेश्चन है, बहुत ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। अगला प्रश्न है छोटी बच्ची को अपनी और बैलों की स्थिति एक समान क्यों लगती थी, इसका क्या परिणाम हुआ। दो बैलों की कथा के आधार पर लिखिए, इजी प्रश्न है। क्योंकि छोटी बच्ची भी सौतेला व्यवहार सह रही थी और हीरा मोती भी सौतेला व्यवहार सह रहे थे, इसलिए एक समान स्थिति लगी। अब इसका परिणाम ये हुआ कि छोटी बच्ची उनको जब वो भूखे थे तब अपने हिस्से की रोटी दे जाती थी और क्या करा उसने, और उनकी रस्सी खोल दी और उनको वहाँ से भगा दिया, ये इसका परिणाम हुआ। ठीक है, इस प्रकार से 2 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम 4 पॉइंट आप लिखेंगे। अगला प्रश्न है लहासा की ओर पाठ में लेखक ने अपनी किस यात्रा का वर्णन किया है तथा उस यात्रा मार्ग की लेखक ने क्या विशेषताएं बताई हैं। देखो किस यात्रा का वर्णन किया, आप सभी जानते हैं तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है। ठीक है, क्या लिखेंगे, तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है। पहला प्रश्न तो ये हो गया कि तिब्बत यात्रा का वर्णन किया था। उस यात्रा मार्ग में क्या क्या वो विशेषता बताते हैं कि नेपाल के जिस रास्ते से वो तिब्बत गए, तिब्बत जाने का प्राचीन मार्ग था। नेपाल के रास्ते में तिब्बत हिंदुस्तान का व्यापार होता था। जिस समय तिब्बत गए वहाँ पर फरी कलिंपोंग का मार्ग नहीं था। इस यात्रा के दौरान लेखक को कई नवीन अनुभव प्राप्त हुए। आप चाहें तो उनको लिखेंगे लेकिन बहुत लेंदी आपको नहीं लिखना है, आप कुछ कुछ की पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं कि वहाँ पर ऐसा उन्होंने फील किया। ज़्यादा आपको पता है 2 नंबर का प्रश्न है, ये नहीं कि उसको आप पूरा पेज भर के आ रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम एक ही यहाँ पर देखो कबीर जी का एक साखी है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहें कबीर सो जीता जो दूह के निकट ना जाए। इन 2 लाइनों से यहाँ पर 5 प्रश्न बने, तो आप समझ लो किस लेवल के प्रश्न बने होंगे। पहला प्रश्न है प्रस्तुत साखी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। ईश्वर का ध्यान चिंतन करने की, धार्मिक अंधविश्वासों के मार्ग पर चलने की, इसके तो खिलाफ थे वो। खुदा और राम के नाम पर, क्या है इसका ऑप्शन, खुदा और राम के नाम पर भेदभाव ना करने की, यही था उनका कहना। उनका कहना यही था कि हिंदू मुआ राम कही मुसलमान कही खुदा, मतलब कभी भी राम या खुदा के नाम पर आप भेदभाव ना करो, क्योंकि ईश्वर क्या है वो तो सबके पास हैं। तो यही उसका जो संदेश था वो यही था कि नाम के पीछे मत रहो। तो यही हमारा आंसर है। अगला है कबीर के अनुसार कौन जीवित है। भाई कबीर कहे सो जीवता जो दूह के निकट ना जाई। राम के भक्त
बिल्कुल नहीं। खुदा के भक्त, बिल्कुल नहीं। जो भेदभाव, अंधविश्वास और सांप्रदायिक से दूर रहता है, जो कट्टर विरोधी बनकर ईश्वर को भूल गए, गलत। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। जो भेदभाव, अंधविश्वास और सांप्रदायिक से दूर रहता है वही वास्तव में जीवित रहता है, जिसका ज्वलंत उदाहरण हमारे सामने कबीर है। ठीक है, अगला प्रश्न है दूहू। यहाँ पर दूहू शब्द आया है ना, तो दूहू शब्द किसकी ओर संकेत करता है? सांप्रदायिकता की ओर, साधक की ओर, हिंदू मुस्लिम की ओर, वर्त कीर्तन जाप की ओर। तो आप सभी जानते हैं दूहू की निकट मतलब हिंदू मुस्लिम, नाम की ओर कर रहा है ना, तो दोनों अर्थ है हिंदू मुस्लिम की ओर। ये हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, हिंदू मुस्लिम की ओर का मतलब है दूहू। अगला है साखी में कबीरदास ने किस बात की निंदा की है? उपयुक्त विकल्प को चुनिए। सांप्रदायिक भावना से जकड़ी मानसिकता की, हाँ की है। बंटवारे की भावना की, हाँ की है। धर्म चिन्हों में फंसने की, हाँ की है। तो आंसर हमारा होगा 1, 2, 3। ये है आंसर ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3 सही है, सारे सही हैं। अगला है कथन और कारण। ईश्वर की सच्ची भक्ति के लिए निष्पक्षता बहुत आवश्यक है। निष्पक्षता का मतलब होता है कि किसी भी पक्ष में आप खड़े होकर नहीं कहोगे कि मेरा पक्ष सही है, मेरा ईश्वर सही है या मेरा खुदा सही है, उसको बोलते हैं निष्पक्षता। और कारण है कि जो साधक हिंदू मुसलमान रूपी कृत्रिम मार्ग से दूर रहता है वही ईश्वर को प्राप्त करता है। तो देखो कथन और कारण दोनों सही है ना। कथन दिया है कि वही ईश्वर को प्राप्त कर, निष्पक्षता वाली भक्ति की बात कही, फिर कारण भी दे दिया कि भाई जो इन दोनों नामों से दूर रहता है वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, सही व्याख्या भी है। अब आते हैं थोड़ा पैसेज के क्वेश्चन आंसर में। पहला प्रश्न है भोगी बनने और वैरागी बनने से क्या संभावना है? वाक कविता के आधार पर बताइए। देखो भोगी का मतलब क्या होता है? वही था ना, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। देखो अगर आपको वाक याद है आप बहुत अच्छे से आंसर लिख सकते हो। तो उसका आंसर क्या होगा? भोगी बनने से व्यक्ति कुछ हासिल नहीं है ना, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, तो भोगी बनने से कुछ हासिल नहीं होता है। और वैरागी बनने से उसके मन में क्या आएगा? न खाकर बनेगा अहंकारी। वैरागी बनने से उसके मन में क्या आ जाएगा? अहंकार आ जाएगा, है ना। स्वयं के तपस्वी होने पर उसको अहंकार आ जाएगा। इसलिए कवयित्री कहती है कि दोनों मार्ग जीवन में बाधक बताती है, और मनुष्य जो भोग और वाक्यांश दोनों मनुष्यों को रागद्वेषी बनाते हैं। इसलिए कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। तो ये परिणाम होंगे उसके। अगला प्रश्न है कैदी और कोकिला कविता में कवि ने कोयल के बोलने की किन कारणों की संभावना बताइए? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के आधार पर समाज व लेखक को बाल मजदूरी के प्रति दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। लेखक का बाल मजदूरी के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। तो ये कविता क्यों लिखते हैं कि वो बाल मजदूरी के प्रति उनका जो दृष्टिकोण था ये था कि समाज इसको सही मानकर अनदेखा कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना हम खुद अनदेखा करते हैं। हम कहीं चौराहे पर या कहीं पर भी किसी होटल ढाबे पर कहीं छोटे बच्चों को काम करते देखते तो हम खुद इसको अनदेखा करते हैं। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर इसको भयानक बताया है और एक समस्या को सुनकर चौंकते नहीं है, चिंतित नहीं होते हैं, सामान्य सी बात मानकर अपनी जिम्मेदारी से बच निकलते हैं। इस प्रकार उनका अपना जो दृष्टिकोण है वो ये था। यहाँ पर आप इसको ये लिखेंगे। अगला प्रश्न है गोपियाँ श्री कृष्ण की किस वस्तु को धारण नहीं करना चाहती और क्यों? अब ये वाली पंक्ति है ना, या मुरली मुरलीधर की अधराना धरी अधराना धरूंगी, है ना। तो अधरा मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मुरली को धारण नहीं करना चाहती क्योंकि उनको लगता है कि मुरली हमारी सौतन है जो हमें और श्री कृष्ण के बीच में बाधा उत्पन्न करती है। गोपियों से दूर हो जाते हैं जब वो मुरली बजाते हैं। तो यहाँ पर आप वो वाला आंसर लिख सकते हैं। अब आते हैं हम कृतिका के क्वेश्चन में। 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, 3 में से आपको 2 करने हैं। बहुत अच्छे से आप लोग इसका सिलेक्शन करेंगे कि हमको कौन से आंसर करने हैं। ठीक है, अब जैसे पहला प्रश्न है सद्व्यवहार और आत्म व्यवहार के द्वारा किसी को भी सदमार्ग पर लाया जा सकता है मेरे संग की औरतों। पाठ करता है यार, ये दादी वाला किस्सा आ गया है ना। दादी ने क्या किया था? देखो सद्व्यवहार मतलब और आत्मीय अपनापन का भाव दिया। क्या कहा था जब लोटे से पानी पीती है? जा तू आज से मेरा बेटा है, अब तू तेरी मर्जी, तू खेती कर या चोरी कर, ऐसा उन्होंने कहा था ना। तो कभी कभी क्या होता ना, आज की जो हमारी सबसे बड़ी जो परेशानी है कि हम जहाँ पर प्यार से समझाना होता है वहाँ पर मार करते हैं और जहाँ पे मार समझाना वहाँ पे प्यार करते हैं। हर चीज़ का एक समय होता है और हर तो आपको यहाँ पर यही डिफाइन करना है कि सद्व्यवहार और आत्मव्यवहार द्वारा। तो आप क्या करोगे? आप उस चैप्टर का यहाँ पर पूरा घटनाक्रम लिखोगे और पाठ का नाम भी लिखोगे, सब लिख के 4 नंबर का क्वेश्चन है। इस प्रकार से आप चोर वाली कहानी यहाँ पे लिख दोगे। अगला है कि रीढ़ की हड्डी एकांकी के माध्यम से लेखक समाज में व्याप्त किन विसंगतियों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता है? भाई यही विसंगति थी ना। विसंगति मतलब होता है कि जो समाज में हो रही है लेकिन होनी नहीं चाहिए, है ना। कैसी विसंगति? कि पुरुषवादी मानसिकता का विरोध कर रहा है कवि, और पुरुषवादी मानसिकता के कारण ही समाज प्रगति दिशा में अग्रसर नहीं हो रहा है। हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय है। उन्हें विभिन्न प्रकार के सामाजिक बंधनों में बांध कर रखा जाता है। उन्हें किसी भी प्रकार का निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती। साथ ही विभिन्न प्रकार के नियम भी उन पर लागू किए जाते हैं।
लेखक इस पाठ के माध्यम से समाज में व्याप्त इन्हीं विसंगतियों की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता है कि समाज में जो जो ये विसंगतियाँ व्याप्त हैं महिलाओं को लेकर, है ना, स्त्री शिक्षा को लेकर, ये आपको यहाँ पर लिखना है। अगला है प्राकृतिक आपदा की स्थिति में व्यक्ति को क्या करना चाहिए। इस जल प्रलय पाठ के आधार पर बताइए कि बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में व्यक्ति को क्या क्या करना चाहिए। भाई वही ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ गया कि बाढ़ आने पर हमें क्या क्या करना चाहिए। थोड़ा सा इसको आप और थोड़ा सा इसको वैल्यू बेस्ड वाला बना के भी लिखेंगे, क्योंकि पहला प्रश्न है कि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो उसको घबराना नहीं चाहिए, अगर वो घबरा जाएगा तो हैंडल नहीं कर पाएगा, है ना। इस प्रकार से आप इसको इस आंसर को लिखेंगे। अब देखो जो अनुच्छेद के टॉपिक हैं, युवाओं में बढ़ता मानसिक तनाव, गांव का देश भारत, जीवन में खेलों का महत्व। तो मुझे लगता है आप सभी लोग खेलों का महत्व उठाओगे, क्योंकि आप सभी खेल में ज़्यादा जुड़े रहते हो। तो वैसे है भी ये बहुत इजी, जीवन में खेलों का महत्व, इसमें भूमिका है, खेलों के लाभ हैं और खेलों का महत्व है। और इसमें और अच्छा मैं कहूँ तो थोड़ा सा ये भी हो सकता है, युवाओं में बढ़ता मानसिक तनाव। आप अपनी भड़ास भी यहाँ पे निकाल सकते हैं कि हम बहुत मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों में मानसिक तनाव नहीं है, लेकिन अलग अलग तरीके का है, तो आपको उससे भी निकलना आना चाहिए। गाँव का देश भारत, ये अच्छा टॉपिक है, लेकिन आप उसमें तो अच्छा नहीं कर पाओगे, तो आप मेरे हिसाब से पहले तो ग ही उठाएं, जीवन में खेलों का महत्व। अगर आप और अच्छा लिखना चाहते तो मानसिक तनाव वाला करें, ठीक है। बाकी आपके पत्र के फॉर्मेट आपको पता होंगे, पत्र के फॉर्मेट आपको बता रखे हैं बहुत अच्छे से। इस प्रकार ये पत्र एक बार आप देख लीजिए, इस प्रकार के पत्र आ सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप 20 स्पेशली जो 20 नंबर के जो हमने ग्रामर के क्वेश्चन किए, इसमें आपने कितने मार्क्स गेन किए ये जरूर मुझे बताएं, ठीक है। और अगर आप अनसीन पैसेज भी सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये अनसीन पैसेज पद्य वाला है, ये है पूरा, मैं आपको स्क्रीन में दिखा रही हूँ, ये सॉल्व करते हैं, तो अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।